तो वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव्स स्टार्ट किया था और मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव्स हैं और ऑर्गन पाइप्स में जो स्टैंडिंग वेव्स हैं उनका कैलकुलेशन बिल्कुल एक जैसा है, तो इसीलिए मैंने एक साथ ले लिया, कम टाइम लगे जिससे। और ऑर्गन पाइप में भी हम ऐसे ही बोलेंगे कि ऑर्गन पाइप दो टाइप के हैं, एक है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक है ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप में हम लोग ये बोलते हैं कि उसके दोनों एंड्स ओपन होंगे, और अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका एक एंड क्लोज्ड है और एक एंड ओपन है। अब ध्यान से देखना, जो एंड ओपन होगा वहां पे एंटी नोड आएगा और जो एंड क्लोज होगा वहां पे एंटी नोड आएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्ट्रिंग बोथ एंड्स फ्री है या फिर स्ट्रिंग का एक एंड फ्री है और एक एंड फिक्स्ड है। फिक्स्ड पे हमेशा नोड रहता है, फ्री पे हमेशा एंटी नोड रहता है। ठीक है, बताओ। अब इसमें एक दो बातें और नोट करके लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप्स, एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप्स। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, एक डिफिकल्टी आती है या एक तरह का समझ लो कि करेक्शन है। जैसे मान लो कि ये ऑर्गन पाइप है और मैंने ये ऑर्गन पाइप लिया है ओपन ऑर्गन पाइप, सॉरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा कि एक एंड पे नोड होगा और एक एंड पे एंटी नोड होगा। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो एंटी नोड की लोकेशन है वो एंटी नोड की लोकेशन इस ऑर्गन पाइप के एंड से थोड़ा सा आगे बनती है, मतलब प्रैक्टिकली उसका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा आगे रहता है। ठीक है, आगे क्यों रहता है, क्योंकि है क्या, देखो एयर के जो पार्टिकल हैं वो फ्री एंड से टकरा के वापस आ रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं और जो जा रहे हैं उनके बीच में सुपर पोजिशन हो रहा है। तो वो जिस पॉइंट से एक्चुअली उनका जो रिफ्लेक्शन होता है, भाई पाइप के अंदर डेंसिटी अलग है और पाइप के बाहर डेंसिटी में थोड़ा फर्क होगा, जिसकी वजह से वो एंड जो है वो ओपन एंड की तरह ट्रीट हो रहा है। तो वो जो डेंसिटी का डिफरेंस है वो ग्रेजुअली डेंसिटी डिक्रीज होती है, मतलब पाइप के अंदर डेंसिटी ज्यादा है और पाइप के बाहर एयर की डेंसिटी कम है, क्योंकि पाइप के बाहर का जो एयर है वो फ्री है और पाइप के अंदर का जो एयर है वो एक तरह से कंस्ट्रेंड है। तो जो डेंसिटी का डिफरेंस है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, सडनली रिड्यूस नहीं होता है। ऐसा नहीं बोल सकती कि पाइप के एक जस्ट अंदर और जस्ट बाहर इन डेंसिटी में सडन डिफरेंस आ रहा है, तो सडन डिफरेंस नहीं होता है। ग्रेजुअल डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि वो जो रिफ्लेक्शन है वो एग्जैक्टली पाइप के ओपन एंड पे ना होके थोड़ा सा आगे होता है, और वो जितना डिस्टेंस आगे होता है उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एंड करेक्शन। अब क्वेश्चन में कई बार एंड करेक्शन को कंसीडर करना होता है और कई बार नहीं करना होता है। तो फिलहाल हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हमें कंसीडर करना है तो इस एंड करेक्शन के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। सिंपली एंड करेक्शन को हम लोग मेजर करते हैं 0.6 टाइम्स आर से, जहां आर क्या बनेगा, आर हो जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप, आर बन जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। और एक बात का और ध्यान रहे कि एंड करेक्शन इज ऑलवेज considered at open end of organ pipe। ठीक है ना, इसको जो हमें कंसीडर करना है वो सिर्फ और सिर्फ ओपन एंड पे ही कंसीडर करना है। तो अब जरा ये बताओगे कि अगर एल लेंथ का ये पाइप है, देखो ठीक है, और इस पॉइंट पे बन रहा है नोड, तो नोड और एंटी नोड के बीच में अब डिस्टेंस कितना लिखेंगे, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। इसको हम पहले लिखते थे एल के इक्वल, अब ये हो जाएगा एल प्लस ई के इक्वल, जिसकी वजह से लैम्डा की वैल्यू आएगी 4 टाइम्स एल प्लस ई। तो अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है वी अपॉन लैम्डा, तो ये आएगा 1/4 एल प्लस ई और इंटू वी। वी की वैल्यू अगर दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो हमें निकालनी पड़ सकती है, निकालेंगे तो ये बनेगी √ऑफ गामा आर टी बाई एम। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है इसमें। देखो क्लियर है, ये तो हो गया फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अगर मान लो ओपन ऑर्गन पाइप है तो उसमें कैसे कंसीडर करेंगे बताओगे।
अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा कि दो एंड ओपन है, ध्यान से देखना, और दो एंड ओपन होने की वजह से इसमें जो एंड करेक्शन कंसीडर होगा वो क्या इसके दोनों एंड्स पे होगा ना। तो बताओ क्या फर्क आएगा, और इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे। ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, और ये नोड है। हाँ, क्या इक्वेशन बननी चाहिए बताओ। क्या इस बार लिखें लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल प्लस 2 ई, बताओ। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स एल प्लस 2 ई, और जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल दैट इज वी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगी वी अपॉन 2 एल प्लस 2 ई। देखो, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार दिया भी होता है, कई बार बोलता है नहीं इग्नोर कर दो, तो इग्नोर भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। क्लियर है एंड करेक्शन। ठीक है, और एक इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज रेजोनेंस कॉलम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ साउंड। रेजोनेंस कॉलम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ साउंड। ये नोट कर लिया जो ऊपर लिखा है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है लैब में, और पाइप में क्या होता है कि वाटर भर के रखते हैं। ठीक है, और इस वाटर का जो लेवल है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और हम एक नॉन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क इसके ऊपर वाले ओपन एंड पे रख के इसको वाइब्रेट कराते हैं। तो जो एयर है, एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। तो एयर कॉलम जब पहली बार रेजोनेट होता है, ध्यान से देखना, तो जब फर्स्ट टाइम रेजोनेट होगा तो इसमें इस तरह का वेवफॉर्म बनता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहली बार जब ये ऐसा हुआ तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की लेंथ, ये लेंथ है L1। L1 को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि L1 प्लस ई जो है वो लैम्डा बाई 4 के इक्वल है। बताना इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो बोलिए। फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ठीक है। अगेन दोबारा हम क्या करते हैं, इस वाटर का जो लेवल है इसको थोड़ा और रिड्यूस करते हैं, वाटर का लेवल, और वाटर का लेवल हम इतना ले जाते हैं कि दोबारा फिर से ये वेवफॉर्म फॉर्म होती है। तो जब दोबारा फॉर्म होगी तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो मॉड होगा वो ये वाला बनेगा। तो इस नेक्स्ट मॉड में बताओगे कि ये लेंथ क्या निकल के आएगी, ये लेंथ अब बढ़ जाएगी। अब ये लेंथ होती है L2, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, अब इसमें हम लोग E कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, इसमें भी हम लोगों ने छोटा सा E कंसीडर किया और यहां भी हम लोगों ने E कंसीडर किया है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या रहेगी, सेकेंड इक्वेशन रहेगी L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। देखो इक्वेशन 2। अब अगर तुम दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, सर हाँ सही, दूसरा वाला इक्वेशन रख लिया कर दीजिए सर। ये वाला लेंथ क्या बनेगा, ये वाला नोड है ना,
ये नोड है, ये नोड है और ये एंटी नोड है। तो ओके। नोड और एंटी नोड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी थी? मिनिमम डिस्टेंस थी नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4, और नोड और एंटी नोड के बीच में अगली डिस्टेंस क्या बनेगी? नेक्स्ट डिस्टेंस, 3 नेक्स्ट लैम्डा हायर। बाई तो बस 3 λ/4 इक्वल टू L2 प्लस ई कर दिया। सबट्रैक्ट करेंगे अगर हम इनको तो यहां से मिलेगा L2 माइनस L1, ध्यान से देखो, इक्वल टू λ/2। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा 2 टाइम्स L2 माइनस L1, देखना। और वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव हम लोग निकाल सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। जो ये फ्रीक्वेंसी थी ये तो हमको पता थी, ट्यूनिंग फॉर्क जो यूज कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी मालूम है, और वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग न्यू लैम्डा। तो यहाँ से आ जाता है 2 न्यू नॉट L2 माइनस L1। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है ना। देखो ध्यान से, L1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो L1 की वैल्यू होगी λ/4 माइनस ई। इसी तरह से L2 निकालना है तो L2 की वैल्यू है 3 λ/4 माइनस ई। अच्छा, अगर मान लो L3 निकालें तो L3 कितना आएगा? L3 क्या आएगा? क्या L3 5 λ/4 माइनस ई हो जाएगा ना? तो दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग लेंथ्स ऑफ एयर कॉलम, कॉन्सिक्यूटिव रेजोनेटिंग लेंथ्स ऑफ एयर कॉलम। ये नाम याद रखना। फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ठीक है ना। और इसी तरह अगर हम थर्ड निकालेंगे तो थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो अगर हमें L1 L2 मालूम है तो हम वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन इसी में बनेगा, कहीं कुछ दिया होगा, कुछ पूछा होगा, एटसेट्रा। ई का वैल्यू कई बार हमें जरूरत नहीं पड़ेगा तो हमें उसका डायमीटर नहीं देगा। ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो इसी पर्पज से दिया होगा कि हम ई को कंसीडर करें, मतलब ई कंसीडर करना है कि नहीं करना है, ये कई बार क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं होगा, तो हमें पता करना होगा कि क्या करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इसका मतलब है कि वो चाह रहा है कि कंसीडर करो उसको। बोलिए, क्लियर है? देखो क्वेश्चन, करो इसको ट्राई। सर वो स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा। देखो क्या हो रहा है इसमें। फर्स्ट रेजोनेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी 512 पे हो रहा है, एंड फर्स्ट रेजोनेंस इज एट 11 सेंटीमीटर मार्क बिलो दी रेफरेंस। रेफरेंस होता है जहां पे पाइप का ओपन एंड होगा, वहीं से मेजर होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि पहला जो L1 है वो 11 सेंटीमीटर है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से। हमको ये तो उसने बताया नहीं कि ई लेना है कि नहीं लेना है, तो क्या करें, ले लिया जाए, पहले लेके चलते हैं। तो 11 सेंटीमीटर प्लस ई विल बी इक्वल टू λ/4। अब देखो लैम्डा को एक काम करो, लैम्डा को हम लोग लिख देते हैं वी साउंड अपॉन न्यू। तो न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 512, तो ये हो गई इक्वेशन 1। सेकेंड टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ये 27 सेंटीमीटर है, तो 27 सेंटीमीटर प्लस ई इज अगेन λ/4। लेकिन लैम्डा बदल जाएगा। लैम्डा क्यों बदल जाएगा इस बार? क्योंकि इस बार फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो लैम्डा भी बदल जाएगा। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड नहीं बदलेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा वी साउंड अपॉन, इस बार लिखेंगे 4 इंटू 256। बताइए तो क्या किया जाए, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्या बचेगा? तो ई कैंसिल हो जा रहा है, तो इधर आएगा 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी साउंड, कॉमन ले अगर, और अपॉन 4 भी कॉमन ले लो, क्यों भाई? तो 1/256 माइनस 1/512। देखो यहां से वी साउंड कितना आता है, निकाला?
तो ये 327.6 आ रहा है मीटर पर सेकेंड में। बताओ क्वेश्चन ये वाला क्लियर है या नहीं सबको? क्वेश्चन क्लियर है बताइए। यस सर। और देखो 26 देखो, देखिए तो हो गया। 26 का आंसर बी आएगा। द एंड करेक्शन इन रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ द शॉर्टेस्ट लेंथ रेजोनेटिंग विद द ट्यूनिंग फॉर्क इज 10 सेंटीमीटर देन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, यानी एक तरह से L1 की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर और E की वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि L1 प्लस E जो होगा वो लैम्डा बाई 4 होगा, यानी कि 11 सेंटीमीटर। तो सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ के लिए क्या लिखेंगे? तो L2 प्लस E इज इक्वल टू होता है 3 लैम्डा बाई 4। तो 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा 33। तो L2 हो जाएगा 33 माइनस 1 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। कर लिया था सबने? यस सर। तुम देखोगे तो सारे ही क्वेश्चन अब एक जैसे ही आए हुए हैं, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, देखो ये भी सिमिलरली क्वेश्चन है। ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय रेजोनेंस ट्यूब मेथड। टू सक्सेसिव L1 L2 दिए हुए हैं, देन V इज इक्वल टू, तो यहां से सीधे इक्वेशन बनाएंगे L1 प्लस E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 एंड L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। तो यहां से हम लोग निकलेगा लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L2 माइनस L1। तो लैम्डा हो जाएगा 2 टाइम्स L2 माइनस L1। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव सीधे सीधे हो जाएगी 2 टाइम्स L2 माइनस L1 और इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 2 L2 माइनस L1 का मतलब 40 सेंटीमीटर हो गया, और फ्रीक्वेंसी यानी कि 480। कितना आता है इसमें? 384 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? So this was organ pipe and resonance column method for calculating speed of sound। दो चीजें हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट साइन डालते हैं फिर, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। ठीक है, हालांकि साउंड वेव से रिलेटेड क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले ही कर लिए। अब जो और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो जरा देख लेते हैं। तो देखो साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव में क्या फर्क है बताओ, बताओगे कुछ? साउंड वेव एक ट्रांसवर्स है, स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग में पार्टिकल अप डाउन ऑसिलेट होते हैं। वो मैंने वीडियोस भेजे थे, इसीलिए एक बार देख लेते तो और अच्छा फील हो जाता। और साउंड वेव में क्या होगा? नहीं, पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग वेव होती है तो स्ट्रिंग वेव में फॉर्म होते हैं क्रेस्ट, ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में फॉर्म होते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। देखो जैसे एक डायग्राम और है हमारे पास, ये देखो जैसे ये साउंड वेव का डायग्राम है ये।
ठीक है। साउंड वेव का अगर हमें प्रोपोगेशन करना है, देखो स्ट्रिंग वेव जनरेट करनी है तो उसको हम अप डाउन ऑसिलेट करते हैं, बट अगर हमें साउंड वेव का प्रोपोगेशन करना है तो हम क्या करेंगे, एक पिस्टन है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये एक पिस्टन हो गया, और ये पिस्टन को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं, क्यों भाई। और पिस्टन के आगे पीछे ऑसिलेट होने से तुम ध्यान से देखो, ये जो फॉर्म हो रहे हैं ना, अभी आगे पीछे पढ़ रहे हैं तो डायग्राम में कैसे दिखाऊं, चलो कोई बात नहीं। ये जो फॉर्म हो रहे हैं ना, जहां पे तुम्हें दिख रहा है कि पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो सारे पॉइंट्स कहलाते हैं कंप्रेशन वाले पॉइंट, जहां पे प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ग्राफ से तुम रिलेट कर सकते हो, ग्राफ भी चल रहा है ना नीचे, और जहां प्रेशर की वैल्यू मिनिमम है वो पॉइंट होते हैं रेयरफेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये दोनों फॉर्म होते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ये दोनों फॉर्म होते हैं। ये देखो डायग्राम है, इसमें लिख देता हूं, ठीक है ना। इस पिस्टन को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पिस्टन को हम ऑसिलेट कराते हैं, ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली, ठीक है ना। और जब हम पिस्टन को सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करा रहे हैं तो ये जो पॉइंट बन रहे हैं ये कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड कंप्रेशंस। कंप्रेशन पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट होगा, और कंप्रेशन के बीच में जो फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रेयरफेक्शन, और रेयरफेक्शन पे जो प्रेशर होता है वो पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट होता है, ठीक है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन ये बिल्कुल उसी तरह से फॉर्म होते हैं जैसे कि क्रेस्ट ट्रफ होते हैं। दो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओगे, दो कंप्रेशन के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का वेरिएशन दोनों ही होंगे, ऐसे समझ लो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का वेरिएशन दोनों बातें यहां पे आती हैं। तो यहां पे एक रिलेशन हम लोग लिखते हैं, अब उसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, अगेन रिलेशन बिटवीन एक्सेस प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हालांकि इस पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया, थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, बट तुम ध्यान रखो dp इज इक्वल टू माइनस बी डेल एस ओवर डेल एक्स, ठीक है। ये रिलेशन है, dp क्या है, ये जो dp लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का क्या मतलब हुआ, तो देखो एक होता है मीन प्रेशर, मीन प्रेशर तो हर जगह होगा ही, मीन प्रेशर से कितना ज्यादा है प्रेशर और मीन प्रेशर से कितना कम है प्रेशर, तो उस ज्यादा और कम वाले अमाउंट को हम लोग बोल रहे हैं एक्सेस प्रेशर। यानी अगर हमें प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू लिखनी होगी तो हमें पी नॉट में डीपी को ऐड करना पड़ेगा, पी नॉट प्लस डीपी होगा। बी क्या है यहां पे, तो बी ये बनेगा बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, और ये जो डेल एस अपॉन डेल एक्स है तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ, स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ, एस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला जो ग्राफ है, वहां पे हम लोग डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखते थे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में होता था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ही है तो उसको वाई नहीं लिख सकते हैं तो उसको एस लिख दिया है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि अगर एज्यूम करें लेट एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन ऑफ अ साउंड वेव, ऑफ अ साउंड वेव। तो अगर हमें इसका प्रेशर लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले डेल एस अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, कितना आएगा, तो देखो ध्यान से, ये आएगा माइनस एस नॉट के कॉस ऑफ ओमेगा टी
माइनस के एक्स। तो यहाँ से अगर हम dp निकालें तो dp की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी डेल एस ओवर डेल एक्स। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ से, तो ये आएगा डेल्टा p इज इक्वल टू बी एस नॉट के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये जो इक्वेशन 2 हमने लिखी हुई है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव। ठीक है, और ये जो ऊपर हम लोगों ने लिखी थी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेव। तो अब तुम ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर ये दो वेव कहां से हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया। तो देखो ऐसे समझो कि जब साउंड वेव प्रोपोगेट होती है तो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, पार्टिकल्स ऑसिलेट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, और पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से मीडियम में प्रेशर भी चेंज होता है। तो साउंड वेव को हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं और प्रेशर के फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तो जहां पार्टिकल पास पास आ रहे हैं वहां पे प्रेशर मैक्सिमम हो रहा है। तो प्रेशर वेरिएशन में स्टडी करो चाहे डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन में स्टडी करो, तो साउंड वेव को जब हम स्टडी करते हैं तो हम दो तरह से बोल सकते हैं, या तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेव की फॉर्म में स्टडी करेंगे या प्रेशर वेव की फॉर्म में स्टडी करेंगे। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के जो फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे देखो, वो अलग अलग आ रहे हैं। ये साइन का फंक्शन है तो ये कॉस का फंक्शन है, तो दोनों सेम फेज में है या अलग अलग फेज में है? क्यों भाई? दोनों में फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है दोनों में, अगर ये पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन में। साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन में जो डिफरेंस है वो पाई बाई टू का है। और ये एक फॉर्मूला याद रखो कि डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू बी एस नॉट के। डेल्टा पी नॉट क्या है? तो डेल्टा पी नॉट को हम लोग बोलते हैं दिस इज एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, दिस इज एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। और एस नॉट क्या है? एस नॉट इज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। और बी और के के बारे में तो पता ही है। ठीक है, देख लो ध्यान से, नोट करो पहले इतना। कोई डाउट है बताइए। ठीक है। इसके बाद नीचे नोट करके लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। तो देखो इंटेंसिटी का वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पहले डिराइव किया था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो पहले डिराइव किया था वो था हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ए तो यूज कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे ए की जगह यूज कर रहे हैं हम लोग एस नॉट, तो ये एस नॉट हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो यही फॉर्मूला हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर के फॉर्म में भी। प्रेशर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी निकल के डेल्टा पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। अगर हम प्रेशर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो ये निकल के आएगा डेल्टा पी नॉट अपॉन 2 रो एंड वी। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट में फ्रीक्वेंसी और पिच। ठीक है, देन लाउडनेस और इंटेंसिटी एंड loudness or intensity, and third property is quality और waveform। तो देखो है क्या, ये साउंड वेव की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। मतलब एज अ ह्यूमन हम लोग जब कोई साउंड सुनते हैं तो हमें कौन कौन सा फर्क समझ में आता है। मतलब अगर हम दो अलग अलग साउंड सुन रहे हैं तो हमारे जो कान हैं वो कौन कौन से डिफरेंसेस को परसीव कर सकते हैं।
तो वो 3 टाइप के डिफरेंस हैं जो हम परसीव कर सकते हैं। देखो सबसे पहले होता है कि भाई किसी की आवाज भारी है, मोटी आवाज है, किसी की पतली आवाज है, ठीक है। तो मोटी और पतली आवाज का जो डिफरेंस है वो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। आवाज जितनी पतली होगी हम बोलेंगे कि उसका फ्रीक्वेंसी उतना हाई है, उसका पिच उतना हाई है, ठीक है ना, याद रहेगा, बताओ। हायर फ्रीक्वेंसी मींस हायर पिच, एंड हायर पिच का मतलब है कि आवाज उतनी ही पतली होगी। तो मेल वॉइस इज लोअर पिच एंड फीमेल वॉइस इज हायर पिच, ध्यान रहेगा इतना, बोलो। दूसरा डिफरेंस जो हम लोग मेजर कर सकते हैं वो है लाउडनेस और इंटेंसिटी का। कोई भी साउंड लाउड है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हाई है, या उसका लाउडनेस कम है, उसकी इंटेंसिटी लो है। मतलब इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी से, जिसका एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा इंटेंस साउंड होगा, ज्यादा इंटेंस साउंड होगा तो हमें लाउड साउंड सुनाई देगा। हाँ, लाउडनेस को हम लोग एक और तरीके से मेजर करते हैं। लाउडनेस लेवल हम लोग डिफाइन करते हैं, loudness level is defined as 10 log base 10 into I upon I naught. Loudness level is defined as 10 log base 10 I upon I naught, जिसमें I naught क्या है और इसको मेजर करते हैं किसमें, डेसिबल में। I naught यहाँ पे है 10 to the power -12 watt per meter square. This is also called reference level। मतलब हमें कितना कम से कम साउंड सुनाई देगा, तो हम लोगों को जहां से सुनाई देना शुरू करेगा वो हो गया जीरो लाउडनेस। और फिर हम कितने साउंड तक सुनाई देगा, कितना साउंड होगा जिसके बाद हमारा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, साउंड को ईयर्स डैमेज होने लगेंगे, ईयर ड्रम। तो वो लाउडनेस लेवल से भी हम लोग मेजर करते हैं। तो इंटेंसिटी के टर्म्स में ये मेजर कर सकते हैं, इंटेंसिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाउडनेस लेवल में। तो लाउडनेस लेवल में अगर कन्वर्ट करना है इंटेंसिटी को तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान से देख लो, ठीक है। अगर हमें दो इंटेंसिटी कंपेयर करनी है तो डेल्टा एल भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। डेल्टा एल इज 10 लॉग बेस 10 I1 अपॉन I2, फॉर्मूला यही है और ये डेसिबल में ही आएगा, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी आती है क्वालिटी और वेवफॉर्म। क्वालिटी और वेवफॉर्म से मतलब ये है कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस का दो अलग अलग साउंड अगर हैं वो भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझ लो कि गिटार बज रहा है या वायलिन बज रहा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों का इंटेंसिटी भी सेम हो, फिर भी हम बता सकते हैं ना कि ये गिटार है और ये वायलिन है। तो उसका रीजन है वेवफॉर्म। वेवफॉर्म सबके अलग अलग होते हैं। गिटार के लिए सेम फ्रीक्वेंसी का वेवफॉर्म अलग होगा, वायलिन के लिए सेम फ्रीक्वेंसी का वेवफॉर्म अलग होगा। तो वो वेवफॉर्म सबके लिए अलग अलग आते हैं। तो ये भी एक छोटी सी बात है जो ध्यान रख सकते हो। ये है, देखो, जैसे सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी का वायलिन अगर है और सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी का पियानो अगर है तो उनके ग्राफ जो है वो थोड़े अलग अलग हैं, है या नहीं है। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी दोनों को अलग अलग करती है वो है वेवफॉर्म। तो 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक है पिच, एक है लाउडनेस और एक है वेवफॉर्म क्वालिटी। पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी, ठीक है, बोलिए। नोट कर लिया? यस सर। देन थर्ड पॉइंट में वेलोसिटी तो पता ही है। जैसे अगर लिक्विड में, सॉलिड में वेलोसिटी लिखनी है साउंड वेव का या लॉन्गिट्यूडनल वेव का, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का सॉलिड्स के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो है अंडर रूट ऑफ वाई बाई रो। वाई क्या है बताना है या मालूम है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। अच्छा, लिक्विड्स में अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी लिखना है तो लिक्विड में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ बी बाई रो। बी क्या होता है? बल्क मॉडुलस। मॉडुलस। एक्चुअली लिक्विड के लिए भी यही फॉर्मूला है और गैसेस के लिए भी यही फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि फॉर गैसेस propagation
of sound wave, propagation of sound wave is an adiabatic process, where bulk modulus is इक्वल टू गामा टाइम्स पी। ठीक है ना, और ये बात बोली थी लाप्लास ने। ठीक है ना, मतलब पहले फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन ने ये बोला था कि जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के बराबर होगा। उसने बोला था कि जो साउंड का प्रोपोगेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब न्यूटन ने कहा था तो ज़्यादा उस पर कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता था, न्यूटन था, तो काफ़ी दिन तक तो चलता रहा वही फॉर्मूला। बाद में लाप्लास ने ये करेक्शन किया, उसने बोला कि साउंड का जो प्रोपोगेशन है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि जब वाइब्रेशंस होते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन फॉर्म होते हैं, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन फॉर्म होने में हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता है, हीट ट्रांसफर होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो वो टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हम बल्क मॉडुलस निकालते हैं तो गामा पी के इक्वल आता है, जिसकी वजह से बाद में वो फॉर्मूला करेक्ट हुआ, और जो करेक्ट फॉर्मूला है वही पढ़ते हैं हम लोग। तो वी गैसेस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो, और पी बाई रो को हम लोग गैस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, तो पी बाई रो को हम लोग गैस इक्वेशन से अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया अलग अलग मीडियम्स के लिए। देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन एक दो करते हैं। देखो ये दो क्वेश्चन है 14 एंड 15, करो ट्राई। देखो इसमें 14 में कह रहा है, हाँ 315 आ रहा है। 310 नहीं आ रहा है, देखते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी, 32 ग्राम, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा की वैल्यू तो हो गई यहाँ से Cp अपॉन Cv, तो ये क्या आएगा 7/5। टेम्परेचर हमको पता ही है, स्टैंडर्ड यानी 273 केल्विन। ठीक है, और m की जगह ध्यान रखना 32 ग्राम में दिया होता है, तो फॉर्मूले में हम लोग ग्राम में ही रखेंगे। यस सर। बस v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, रख दो। 7/5 इंटू 8.3, हाँ 314 पॉइंट समथिंग आ रही है, करेक्ट 3.85 13.8 आसपास आ रही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15 में कह रहा है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज, द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्प्ले, तो फ्रीक्वेंसी यानी न्यू की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, तो ओमेगा निकालोगे तो ध्यान रखना कि इसमें 2 पाई न्यू करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल मतलब ये क्या दिया है, ये एस नॉट दिया हुआ है, एस नॉट की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻8 मीटर। डेंसिटी दी हुई है 1 kg पर मीटर क्यूब। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, तो इंटेंसिटी निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्यों भाई? इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या ये वाला लगा सकते हैं, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी, नहीं ये वाला नहीं चलेगा। दूसरा वाला क्या फॉर्मूला है, हाफ रो वी एस नॉट स्क्वायर स्क्वायर। तो एस नॉट पता है हमको, रो पता है हमको, ओमेगा पता है हमको, वी नहीं पता है, तो वी क्या लिखोगे, तो वी निकाल लो पहले। वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ
बी बाई रो से। देखो कैलकुलेट करके आता है क्या आंसर? बोलिए, कोई डाउट इसमें तो? क्लियर है? यस सर। और एक क्वेश्चन देखो इसमें 16, ये क्वेश्चन इसमें देखो, एक दो क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा अगर नहीं हुए तो। ठीक है, ये 18 एंड 19 और ठीक है। अब इसमें दो चीजें बची हैं, बीट्स एंड डॉपलर्स इफेक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो फिर कल करेंगे, ठीक है।